हेलो फ्रेंड्स, जीके प्रिंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट का। और इसमें अगर हम देखें तो यूथ बुक के द्वारा प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, जो कि नए सिलेबस के अनुसार नई चीज़ें इसमें रखी गई हैं। ठीक है, वॉल्यूम 2 होगा, जिसमें जो इसके पहले का जो निकाला गया था वो 2021 उसमें करंट अफेयर था। तो इसको हम देखेंगे लेटेस्ट जो भी आई है बुक। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के सिर्फ 75 क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान प्लस हिंदी का ये दोनों मिलाकर जो है 75 क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं, तो उसी को देखेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो घटना चक्र के जो है टो सीरीज जो आई थी इसके लिए पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो वो पूरा प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पेज पर जाइए, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत जबरदस्त बुक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। इसको चलो हम देखेंगे। सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया इसमें कि जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन है। वो ऐसा कौन सा तापमान है, और मतलब उसको, उस बिंदु को, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा जहां पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसको हम, उस पॉइंट को कहेंगे ओसांक। क्या कहते हैं उसको? हम ओसांक कहा जाता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओसांक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है, ये बताना है। तो एक प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो प्रकाश वर्ष जो होता है ये तो पहले, सबसे पहले दूरी का मात्रक होता है, यही पूछ लिया जाता है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या मापता है? दूरी। और ये प्रकाश वर्ष की दूरी जो मापता है, ये कहाँ की दूरी मापता है? तो ये जो अंतरराष्ट्रीय मतलब कि खगोलीय जो दूरी होती है, ठीक है, यानी कि ग्रह से ग्रह के बीच की दूरी जो होती है, उसको मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार अगर देखेंगे तो एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। तो इस तरीके से ये आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम हिंदी यूपी जी के स्पेशल हम करा रहे हैं। आप लोग चैनल पेज पर जाइए, आपको वहां से उसका जो है वीडियो मिल जाएगा। यूपी स्पेशल जो प्रीवियस ईयर जितने भी यूपी के संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हम चैप्टर वाइज उसको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त वो वीडियो है, आप उसको जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, इतिहास से क्वेश्चन है। भारत में जब फर्स्ट टाइम रेलवे लाइन जो बना था या संचालन हुआ था, भारत में स्टार्ट किया गया था, तो कब स्टार्ट किया गया था, कौन सा वर्ष था? तो वो वर्ष था 1853। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको आना चाहिए। तो बंबई से लेकर ठाणे के मध्य चलाया गया था। ठीक है, ठाणे के मध्य जो है, बंबई से ठाणे के मध्य चलाया गया था। ठीक है, ये भारत में पहली रेलवे लाइन का संचालन हुआ था। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा ये सर्वप्रथम शुरुआत किया गया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था डलहौजी। क्या नाम था? डलहौजी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो रहा था वो डलहौजी था। उसी के समय जो है टाइम पीरियड में ये चीजें हुई थी। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? ठीक है, बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वो कहां पर दिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है ए पार्ट, सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश जो दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था। और इसको क्या क्या कहा गया था? तो इसको कहा गया था बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। तो इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो प्रकार के विभाजन किया गया, और पूर्व वैदिक काल में जो समाज था उसका विभाजन का मुख्य आधार क्या रहा था, ये बताना है। तो पूर्व वैदिक काल में जो समाज का मुख्य आधार था विभाजन का, वो था पेशा। ठीक है, पेशा मीन्स कर्म। ठीक है, कर्म के आधार पर बांटा गया था समाज को। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2, और अगर वो ठोस है तो उसको हम, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या कह सकते हैं, या और उसका क्या नाम है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है, यानी कि शुष्क हिम जो दिया गया है। यही आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्राई आइस जिसको कहते हैं। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्फा कण जो होते हैं वो आवेशित होते हैं और किस प्रकार आवेशित होते हैं? तो अल्फा कण कुछ इस तरीके से इनको डिनोट करते हैं अल्फा को।
तो अल्फा कण जो होता है ये एक प्रकार का पॉजिटिव आवेश स्तर होता है, ठीक है। तो ये धनात्मक आवेश होता है, यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है। ये जो होता है ये हीलियम के नाभिक के समान होता है, जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, हीलियम की 4 होती है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ये बताना है। तो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम जो लागू किया गया था ये 1974 में लागू हुआ था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्राधिकार कौन थे। अकबर का दरबार जो था उसके दरबार में मुख्य चित्रकार किसको रखा गया था, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था दसवंत। क्या नाम था, दसवंत थे जो कि मुख्य चित्रकार थे, और एक थे बसावन, ठीक है। तो दो मुख्य चित्रकार थे अकबर के दरबार में, दसवंत और बसावन। तो ये दोनों याद रखिएगा। अकबर का कार्यकाल जो रहा था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था, ठीक है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश जो है कब दिया गया था, ठीक है। कर्जन जो था उसने जो है बंगाल प्रांत को विभाजित किया था, और ये आदेश कब दिया गया था इसके द्वारा ये बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1905 में। तारीख भी याद रखिएगा 20 जुलाई, ठीक है। 20 जुलाई 1905 को कर्जन के द्वारा जो है बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की घोषणा किया गया था। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वी.डी. सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में जो संगठित क्रांतिकारी का जो गुप्त समुदाय था वो उसका नाम रखा गया था अभिनव भारत। क्या नाम रखा गया था, अभिनव भारत नाम रखा गया था। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं तो मकर संक्रांति का त्योहार जो है प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। जो भी हाल ही फिलहाल में ये गुजरा है ये त्योहार, तो ये कौन से महीने में मनाते हैं, तो ये हर वर्ष मनाते हैं जनवरी के महीने में। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है लाइकेन जो कि किस प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है, ठीक है। लाइकेन जो होता है ये किस प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है, इसका आंसर बताना है। तो लाइकेन जो होता है ये सहोपकारिता, ठीक है, सहोपकारिता यानी कि म्यूचुअलिज्म, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है इसके संबंध का उदाहरण होता है। लाइकेन जो होता है वो नीले हरित शैवाल और कवक यानी कि फंजाई के तंतुओं के बीच एक मिश्रित सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन जो होता है प्रायः वायु प्रदूषण विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के लिए उपयोगी जैव संकेतक होते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है। प्लेग किसके कारण होता है, इसमें से आंसर क्या हो जाएगा। तो प्लेग की जो बीमारी होती है वो जीवाणु के कारण होता है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है, जीवाणु, ठीक है। जीवाणु नामक जो सूक्ष्म जीव होता है उसके कारण प्लेग रोग होता है। प्लेग एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो पेर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, और यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है यह माउंट आबू में पड़ता है, अरावली पर्वत पर, ठीक है। तो माउंट आबू के अरावली पर्वत पर यह पड़ता है। अब इसको आपको जानना है कि किसने बनवाया था दिलवाड़ा का यह जैन मंदिर। तो सोलंकी का शासक था भीमदेव प्रथम, ठीक है। सोलंकी के शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री थे, मंत्री कौन थे, विमल शाह, उनका नाम क्या था, विमल शाह। तो उन्होंने जो है ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण जो है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, तो वहां पर जो इसका निर्माण करवाया गया था। ये जो थे ये मंत्री थे, किस राजा के मंत्री थे, तो उनका नाम था भीमदेव प्रथम राजा थे जो कि सोलंकी वंश के थे, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहा जाता है, ठीक है, सेबी। तो सेबी की स्थापना बेसिकली बताना है कब किया गया था। तो ये हुआ था 1992 में। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 12 अप्रैल 1992 को हुआ था
इसकी स्थापना की गई थी। ये एक जो है वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ पर, इसको भी याद रखिएगा, मुंबई में। कहाँ है मुख्यालय इसका, मुंबई में है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो माधुरीपुरी बुच उनका नाम है, माधुरीपुरी बुच नाम है, जो कि अभी उसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो विश्व में भारत का स्थान जूट में अगर देखा जाएगा तो वो आता है पहला स्थान। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो राज्यों में, तो पश्चिम बंगाल में देश के कुल जूट का उत्पादन जो होता है वो 50% उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाएगा तो पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कृषि के क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध बताना किससे होता है। तो गोल क्रांति का संबंध जो है वो आलू से संबंधित है, ठीक है, आलू के उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन का संबंध जो है कौन से क्रांति से लिया जाता है, तो खाद्यान्न उत्पादन के संबंध जो है वो होता है हरित क्रांति, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, हरित क्रांति कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन की अगर हम बात करेंगे, दूध के उत्पादन से, तो कौन सा क्रांति संबंधित है, तो श्वेत क्रांति संबंधित है, ठीक है, श्वेत क्रांति संबंधित है। इसके बाद पीली क्रांति पूछ ली जाती है, तो पीली क्रांति याद रखिएगा तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। फिर आ जाता है गोल क्रांति जो कि आलू के उत्पादन से है। फिर आ जाता है नीली क्रांति, नीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन मतलब कि मछली के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद एक याद रखिएगा गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति जो है किस उत्पादन से संबंधित है, तो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित, झींगा मछली। तो ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण जो है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ठीक है। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ये बताना है। तो ये जो उद्देश्य रखा गया था, ये रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पे आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। और ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था, तो 2007 से लेकर 2012 तक रहा था। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना चल गई थी, ठीक है। इसके बाद क्या चल गई थी, 12वीं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रहा था वो क्या रहा था, आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण करना, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु जो थीम रखा गया था वो था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक होता है। तो कंगारू जो है ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका जो है, सारी राष्ट्रीय पशु, कंगारू जो है राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, पशु है कंगारू। कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। इनमें से बताना है कि कौन सा दर्रा जो है वो सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, ये बताना है। तो वो दर्रा का नाम है नाथुला दर्रा, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाथुला। ये सिक्किम में ही स्थित जेलेपला दर्रा से जो है भारत और चीन के बीच जो है व्यापार भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो चीन का तिब्बत और सिक्किम को जो जोड़ता है उस दर्रे का नाम नाथुला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा के निर्माण किस नदी के द्वारा नहीं किया जाता। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नर्मदा नदी जो है भारत के पश्चिम में गिरती है अरब सागर में, और अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण जो है नहीं करती हैं। तो नर्मदा जो गिरती है वो अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर गिरती है, इसलिए नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नर्मदा के अलावा ताप्ती नदी भी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो दोनों नदियां याद रखिएगा। नर्मदा नदी जो है पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है, और सबसे ज्यादा लंबी है गिरने वाली, ठीक है, मतलब अरब सागर में गिरने वाली सबसे ज्यादा लंबी नदी वो नर्मदा नदी है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है नर्मदा नदी की। बाकी गंगा, महानदी, कावेरी ये सभी जो है पूर्व में जाकर गिरती हैं। यानी कि अगर हम मैप बनाए भारत का तो इस तरीके से कुछ ये बनता है, ठीक है, ये भारत का मैप। तो इधर जो गंगा है, महानदी है, कावेरी इधर गिरती है, और नर्मदा और ताप्ती ये जो है इधर गिरती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग जो प्रपात है ये किस नदी पर स्थित है, ये बताना है। तो जोग प्रपात जो है शरावती नदी पर है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है। और ये कर्नाटक राज्य के जो है ये शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 253 मीटर ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में देते हैं। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन
हो जाएगा। और ये कब से दिया जा रहा है, तो 1917 से दिया जा रहा है। ठीक है, 1917 से दिया जा रहा है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो है किस देश की राजधानी है, ये बताना है। तो ब्यूनस आयर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये किस देश की राजधानी है, तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक है, यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बोल्विया की राजधानी का नाम क्या है, भी याद रखिएगा, लापाज। क्या नाम है, लापाज नाम है। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी का क्या नाम है, काराकस, काराकास, काराकास नाम है। और ब्राजील की राजधानी का नाम है ब्राजीलिया। क्या नाम है, ब्राजीलिया। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए। तो यहाँ पे आंसर इसका जो हो जाएगा ए पार्ट। एक कब दिया गया था, तो 1921 यानी कि 1921 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो ये स्थापना हुई थी 1937 में। यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो तीन क्या थे उसमें, उस समय तीन, जिसमें से मतलब उस समय तीन न्यायाधीश थे। उसमें से अगर देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश और दो क्या थे, एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश रहे उसमें थे। चलिए, प्रावधान लेकिन 7 का था, 7 न्यायाधीशों का प्रावधान था, लेकिन उस समय केवल 3 ही थे। 3 में से एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश थे। तो ये चीजें याद रखिएगा शुरुआत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 जो है किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 66 जो कहता है वो कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन यानी कि चुनाव से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कितने प्रकार का स्वतंत्रता है। तो देखिए, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। पहली बात तो मूल अधिकार अनुच्छेद 19, ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। तो उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता दिया गया है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बातें कही गई हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा है, तो पहला आता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा आता है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरा आता है उसमें संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा आता है उसमें भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण यानी कि बिना रोक टोक के आने जाने की स्वतंत्रता, पांचवा उसी के अंतर्गत आता है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, और इसके बाद छठवां उसमें आता है जो है कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का अधिकार। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है इसमें से। तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा आंसर डी पार्ट, ताजमहल। ठीक है, इसको 1983 में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और ये कहाँ पड़ता है ताजमहल, तो आगरा में पड़ता है। और इसको किसने बनवाया था, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां ने जो अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथक घराना का नृत्य उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर जो है अधिक ध्यान देता है। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। तो इसमें से हो जाएगा बी पार्ट, बनारस। ठीक है, बनारस घराना जो होता है वो जो है नृत्य कथक घराना पर उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। ठीक है, जयपुर घराने की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है युद्ध शैली और आक्रामकता का जो है प्रदर्शन किया जाता है। लखनऊ घराने में संस्कृति, रोमांस, लोकचार और श्रृंगार प्रधान चीजें होती इसमें। और बनारस घराने में आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित होता है। तो ये तीनों चीजों पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से अगर देखा जाए तो वह है रघुपत सहाय। ठीक है, इनको फिराक गोरखपुरी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है। तो कुंभ मेला जो भारत में लगता है सिर्फ 4 स्थानों पर। ठीक है, उसमें से कौन कौन सा हो जाएगा, तो उज्जैन पर लगता है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, वाराणसी में नहीं लगता। इसके अलावा लगता है नासिक में। नासिक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, हरिद्वार उत्तराखंड में और उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इस तरीके से आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा एक होता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में अगर देखा जाएगा तो 2 रंग जो होते हैं, एक होता है लाल और दूसरा क्या होता है, नीला। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो सीमा है
और भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ मिलती है। और इसमें से अगर देखा जाए तो महाराजगंज जो जिले की सीमा है वो नेपाल के साथ लगेगी। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, यहाँ पे आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। कौन किसने रिपोर्ट जारी किया है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, और सिंगापुर के साथ साथ अगर आपको ऑप्शन में ज्यूरिख दिख जाए, ज्यूरिख, तो ये दोनों एक साथ संयुक्त रूप से इसको प्राप्त हुआ फर्स्ट स्थान। तो दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD110067 क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? तो ये एक चीज नया खोजा गया सौर मंडल है। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च किया है? तो ग्रीन क्रेडिट पहल की अगर हम बात करेंगे तो ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो COP21 सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में हुआ था। तो उसी आयोजन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण करके ग्रीन क्रेडिट कमाने के लिए ग्रीन क्रेडिट पहल की लॉन्च किया था। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अब हिंदी से क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की मूल इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई होती है ध्वनि। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे तो 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प दिया गया है, उसको बताना है कौन सा विराम चिन्ह है जिसमें सही से प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए डी पार्ट में जो दिया गया है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, फिर इसके बाद पूर्ण विराम, तो यही आपका सही है। ठीक है, बाकी ये सुख दुख में हाइपन नहीं दिया गया है, यहाँ पर भी हाइपन नहीं दिया गया है, यहाँ पर चारों में हाइपन दिया गया, तो तीनों गलत हो जाएगा। आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संज्ञा में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया इसमें? वो इनमें से एक को जानता है, इसमें से संज्ञा क्या है ये बताना है। संज्ञा की अगर हम बात करेंगे इसमें से तो एक जो दिया गया है, एक, ये क्या है? ये एक प्रकार का संज्ञा है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट, सॉरी डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा है कि नहीं? तो सर्वनाम की अगर हम बात करेंगे, सर्वनाम में अगर देखें तो गुणवाचक जो होता है सर्वनाम का भेद नहीं होता, ये विशेषण का भेद होता है। किसका भेद होता है? विशेषण का भेद होता है। ठीक है, बाकी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन सा है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इस 6 के अलावा और कोई सर्वनाम के प्रकार नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? तो क्रिया के अलावा संज्ञा के अनुसार विशेषण शब्दों के भी रूप परिवर्तित होते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा होगा? तो इस वाक्य में क्रिया शब्द हो जाएगा देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहें, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना, उठना, बैठना, ये सभी क्या है? ये सब क्रिया। अगला प्रश्न, मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों जो लिखा गया है ये क्या है ये बताना है, कौन सा शब्द है? तो ये एक अपव्यय हो जाएगा, यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है? इसमें से पुल्लिंग शब्दों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें दिया गया विकल्प अगर देखा जाए तो प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह शब्द ये क्या है? ये पुल्लिंग है, तीनों, सॉरी तीनों पुल्लिंग है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वचन के आधार असंगत शब्द युग्म इनमें से कौन सा है? वचन के आधार पर, तो वचन के आधार पर यानी एक वचन और बहुवचन में से कौन सा इसमें से गलत संगत दिया गया है? तो बिल्ली का बिल्लियां होता है, ये सही है। खंभा का खंभे होता है बहुवचन, ये भी सही है। रस्सी का रस्सिया होता है, ये भी सही है। पेड़ का पेड़ों दिया गया जो कि गलत है, ये इसका बहुवचन नहीं होता। पेड़ जो है खुद एक बहुवचन होता है। ठीक है, पेड़ शब्द जो है बहुवचन, इसका पेड़ ही होता है, पेड़। तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है बताना है। तो जहाँ पे इफ मतलब बट मतलब क्या कहते हैं कि कंडीशन लग जाए तो वहां पे कौन सा हो जाता है? तो वहां से हेतु मद भूतकाल हो जाता है। आंसर इसका ए ऑप्शन सॉरी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिन जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिलता है परंतु किसी कारणवश कार्य नहीं हो पाया तो उसे क्या कहते हैं? हेतु मद भूतकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकर्मक धातुओं से बनने वाला
और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य जो है कौन सा इसमें से संभव है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा भाववाच्य है। ठीक है, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला जो वाच्य है वो भाववाच्य है। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग एवं वचन में होने वाला परिवर्तन कर्ता एवं कर्म दोनों ही के अनुसार नहीं हो तो बल्कि भाव के अनुसार हो तो वो जो वाच्य होगा वहां पे भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है तो उसे हम कहते हैं कारक। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कौन सा होता है? तो कर्ता, कर्ता का चिन्ह क्या है? कर्ता ने। ठीक है, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाव के अर्थ में, संबंध का की रे, रारी रे, नानी ने। ठीक है, इसके अलावा अधिकरण होता है जिसमें में पर लगता है और संबोधन होता है हे, अरे, हो। ठीक है तो इस तरीके से इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? इनमें से तत्सम तद्भव बताना, इनमें से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें असंगत मतलब कि गलत वाला बताना है। तो अंगूठा जो दिया गया अंगुष्ठ, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे अंगुष्ठ अगर हम बात करेंगे तो अंगुष्ठ जो होता है वो तत्सम है, ये तत्सम है। बाद में जो दिया गया है वो तत्सम है, पहले वाला जो है तद्भव है। अब यहाँ पे जो है हमें तत्सम तद्भव बताना था, यहाँ तद्भव तत्सम लिखा हुआ है, तो इसीलिए पहला गलत हो जाएगा। गलत नहीं है लेकिन उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द इनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है निर उपसर्ग से बना हुआ शब्द? तो निर उपसर्ग से बना हुआ शब्द की बात करें तो निकृष्ट जो होता है निर उपसर्ग से नहीं बनता। ठीक है, निकृष्ट जो है निर उपसर्ग से नहीं बनता, बाकी सारे निर उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो मिलाप शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है आप, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा आप। ठीक है, आप प्रत्यय जो होता है शब्दांश होता है और ये मूल शब्द के बाद में लगता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? इनमें से तो विलोम युग्म सही नहीं इनमें से वो बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, औचक का अक्सर होता है, ये विलोम सही है। डामाडोल का अस्थिर है, जो कि गलत है। डामाडोल का विलोम युग्म जो है गलत है, डामाडोल का स्थिर होगा ना कि अस्थिर होगा। बाकी गाफिल का खबरदार सही है, छिड़कना का पुचकारना, ये तीनों सही है। आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य का विलोम क्या होता है? तो अनिवार्य का विलोम होता है वैकल्पिक, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कंदर्प, कंदर्प, पंचसर और पुष्प धनवा, ये निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची से होते हैं? तो ये तीनों अगर देखा जाए तो कामदेव के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, कामदेव। बंशीधर की अगर हम बात करेंगे तो बंशीधर का पर्यायवाची गिरधर, गोपाल, मुरारी, माखन चोर, ये सभी होते हैं। गौरी सूत के पर्यायवाची में गणपत, लंबोदर, गजमुख, मूषक, वाहन, ये सभी होता है। यक्षराज के पर्यायवाची कुबेर, धनत, धनपति, ये सभी होते हैं। ठीक है, आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चन में? तो आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची हो जाता है मोद, हर्ष। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता। इनमें से अंतर का क्या अर्थ नहीं होता इसमें से? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो आकाश नहीं होता, यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? यानी कि संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से इसमें से कौन सा गलत है? तो ईश्वर का ईश्वरीय विशेषण होता है, जो कि सही है। झगड़ा का झगड़ालू होता है, ये भी सही है। कुली का कुलीन भी होता है, और अज्ञान का अज्ञानता दिया गया है, जो कि गलत है। अज्ञान का विशेषण होता है अज्ञानी। ठीक है, अज्ञान का विशेषण अज्ञानी होता है, तो आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यही गलत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से क्या शब्द सही हो जाएगा? ठीक है, जो मुकदमा दायर करता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे वादी। क्या कहते हैं? वादी कहते हैं। यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले के लिए अनेक पद क्या है? तो अनेक पद के लिए एक पद क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले के लिए एक शब्द में हम कहते हैं अनुयायी, अनुयायी कहेंगे। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? इनमें से स्वर संधि, स्वर संधि की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, स्वर संधि का भेद इसमें से हल संधि जो दिया गया ये कोई संधि नहीं होता, तो ये पार्ट हो जाएगा। स्वर संधि के 5 भेद हैं, 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यड़ स्वर संधि।
तो ये पांचों के नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में समास की बात कर रहा है, समास क्या होगा? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है, यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना, इनमें से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, तो जो कि सही रूप से लिखा हुआ है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये गलत रूप से लिखा हुआ। ठीक है, इसका जो है शुद्ध रूप होगा रात उसके प्राण पखेरु हो गए, उड़ गए नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं, इसमें दिया गया आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया था, जो कि सही है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, ये भी सही है। तो आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? आंसर हो जाएगा सी पार्ट, शोक होता है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सलता होता है। वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो छंदों की गणना किससे की जाती है? तो छंदों की गणना जो होती है वर्ण और मात्रा से किया जाता है, यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छंद की गणना जो होता है वो वर्ण और मात्रा से करा जाता है, इसीलिए छंद के दो भेद होते हैं, वार्णिक छंद और जो है मात्रिक छंद। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाँव में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अलंकार हो जाएगा अनुप्रास, यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। अनुप्रास में क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति बार बार जहाँ पे हो वहाँ पे अनुप्रास हो, जैसे कि यहाँ पे सा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इस तरीके से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? देरिदा का जन्म बताना कहाँ हुआ था इसमें से? तो इसमें हो जाएगा अल्जीरिया। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। देरिदा कौन थे? इनका पूरा नाम था जैकी ओली देरिदा। इनका जन्म 1930 में अल्जीरिया में हुआ था। यह एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, ठीक है, जिन्हें अलौकिक विश्लेषण का एक रूप विकसित करने के लिए जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है असरफिया लूटे और कोयले पर मोहर। असरफिया लूटे और कोयले पर मोहर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो ये जो दिया गया लोकोक्ति है इसका अर्थ हो जाएगा बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देखाना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए पार्ट करेक्ट है। बहुत कंजूसी का आशय क्या होता है? ठीक है, बहुत कंजूसी का आशय करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या बताएंगे? तो बहुत कंजूसी का अगर लोकोक्ति के रूप में देखा जाए तो उसका हो जाएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब होता है सुलभ चीजों का महत्वहीन होना, यानी महत्व उसका कुछ ना होना। चटमंगनी पटविया का मतलब प्रस्तावित कार्य जो है शीघ्रता से पूर्ण हो जाना। ठीक है, जल्दी काम कर लेना। आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब होता है दोहरा लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? इनमें से देखिए, हिंदी साहित्य का जो संयुक्त काल के रूप में विभाजन नहीं किया गया, यहाँ पे दिया गया डिपार्टमेंट, जो कि ये कोई विभाजन नहीं इसका। हिंदी साहित्य का अगर हम आचार्य सूत्र के अनुसार देखेंगे तो काल विभाजन जो हुआ है, पहला आता है उसमें आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। अब दिया गया है गद्यांश, गद्यांश को पढ़ के हमें उत्तर देना है। तो इसमें देखिए गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, गद्यांश कुछ इस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन पहला है गद्यांश से, न 3 में न 13 में इस मुहावरे का अर्थ कौन सा ठीक लगेगा? तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो किसी भी गिनती में ना आना, यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भर्त्सना का क्या तात्पर्य है? तो भर्त्सना का तात्पर्य होता है निंदा और तिरस्कार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है लेखक की परेशानी का क्या कारण था, इसमें बताना है। ठीक है, लेखक की परेशानी का क्या कारण था ये बताना है। ठीक है, लेखक की परेशानी का क्या कारण था? तो आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको आंसर निकल के आएगा, लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म पितामह को आज तक क्षमा नहीं किया गया। तो यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको आंसर निकल के आएगा, क्योंकि कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, तो इसलिए क्षमा नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।